नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, सीजीपीडीटीएम में एग्जाम हुआ था एग्जामिनर्स ऑफ द पेटेंटेड डिजाइन का। कब? तो 21 दिसंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसमें जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय रूप से उपयोग किया जाने वाला परीक्षण का चयन करें। यानी कि HIV इन्फेक्शन अगर होता है तो इसको टेस्ट करने के लिए मोस्ट प्रेफरेबली एंड द रिलायबली यूज्ड डिटेक्शन टेक्निक क्या है? तो एलिसा टेस्ट है। जी हाँ, एलिसा टेस्ट है। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। एलिसा टेस्ट जो है यहाँ पर आपको HIV टेस्ट का पता लगाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, एलिसा क्या होता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे होता है। ध्यान रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे होता है इसका फुल फॉर्म, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। एंड एंटीबॉडीज इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बॉडी इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड द एंटीजेंस। अब देखिए, दो का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए, HIV वायरस है। जी हाँ, HIV वायरस है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण एड्स रोग होता है। जी हाँ, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए मैच करना है। जो विटामिन है उसका जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केमिकल नेम पूछा गया है। तो एक्चुअली विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 8 जो है कॉम्प्लेक्स है। बी में कितना है? 8 कॉम्प्लेक्स है। तो इसका जो है यहाँ पर केमिकल नेम पूछा गया है, तो जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसी में। तो देखिए, B1। जी हाँ, B1 को यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि B1 को बोला गया है। तो B1 को क्या बोला जाता है? तो B1 को बोला जाता है दोस्तों थियामिन। तो देखिए, B1 को थियामिन, यानी कि A का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, B2 को क्या बोला? विटामिन B2 को बोला जाता है। तो विटामिन B2 को ध्यान रख लेना है कि राइबोफ्लेविन बोला जाता है। जी हाँ, राइबोफ्लेविन बोला जाता है। उसके बाद देखिए, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन्स बोला जाता है। और विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामिन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, यानी कि A3, B4, C1 और D2। इसको मैच कर लीजिएगा। वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि B1 को देखिए थियामिन बोला जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, B6 को पायरोडॉक्सिन्स बोला जाता है, B7 को बायोटीन बोला जाता है, B9 को फोलेट बोला जाता है, B12 को कोबालेमिन बोला जाता है। और सी देखिए, विटामिन C अलग है, तो इसको जो है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने हैं? तो 8 है, ध्यान रखिएगा। और सभी का यहाँ पर केमिकल नेम भी है, और साथ ही साथ विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आलू, टमाटर और बैगन अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस परिवार से संबंधित है? क्या है? तो आलू, टमाटर, बैगन सभी जो है अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन कौन से यहाँ पर परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों, यह है सोलानेसी। सोलानेसी जो है परिवार से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान कहलाता है? नहीं, कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए फंजियोलॉजी दिया है और माइकोलॉजी। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा माइकोलॉजी। जी हाँ, माइकोलॉजी। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कुल ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदानकर्ता कौन है? तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? तो यानी कि पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे अधिक योगदान कौन करता है? तो CO2, दैट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन द टोटल ग्लोबल वार्मिंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नंबर आता है मेथेन का। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कुल ग्लोबल वार्मिंग में लगभग जो है 3/4 जो है भाग जो है ये करता है। उसके बाद मेथेन का नंबर आता है। तो करेक्ट उत्तर इसका होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखा जाता है, तो देखिए उत्तल लेंस ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो इसके फोकस पर अगर हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। जी हाँ, अनंत पर बनेगा। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि इन्फिनिटी पे बनेगा। इसको बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है उत्तल लेंस, यहाँ देखिए फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको देखिए इमेज फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, जो कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत बड़ा आकार का बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए परमाणु में अगर हम बात करते हैं कि Z बराबर E बराबर P होता है। जी हाँ, Z बराबर E बराबर P, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। जी हाँ, अब अगर हम बात कर लेते हैं मास नंबर। जी हाँ, मास नंबर इजकल टू क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो मास नंबर माइनस जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जी हाँ, तो इसका करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इजकल टू जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो करेक्ट उत्तर इसका सी से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्लीपिंग सिकनेस रोग किसके द्वारा फैलता है। जी हाँ, स्लीपिंग सिकनेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाई, तो किसके द्वारा होता है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि परजीवी के कारण होता है। जी हाँ, परजीवी के कारण होता है, और वो परजीवी जो है कौन है, तो सीसी फ्लाई है। जी हाँ, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो सीसी फ्लाई नामक परजीवी के कारण होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता जो है कितनी है, तो 55.56 मोल प्रति लीटर होती है। यानी कि मोलरता की जो यूनिट होती है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो मोल प्रति लीटर होता है। तो यानी कि 55.56 मोल प्रति लीटर होता है शुद्ध जल की मोलरता। तो देखिए शुद्ध जल का परमाणु भार कितना होता है, 18 होता है। और इसको सिंपल सा जो है फार्मूला वैसे बड़ा होता है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है कि अगर 1000 से इसको भाग दे दीजिएगा तो इतना निकल जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि मोलरिटी जो है इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि मोल पर यूनिट लीटर इसका यूनिट होता है। देखिए इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो कुल मिलाकर 55.56 मोल प्रति लीटर आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्योर एलिमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो प्योर एलिमेंट इसमें देखिए डायमंड है, ऑक्सीजन है, सीसा है, लेकिन सिलिका यहाँ पर प्योर एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डोनर से एकत्र किए गए डिम को दूसरी महिला की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करता है, जो एक उत्पादन नहीं कर सकती है, इसे क्या कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ ए ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर, यानी कि कोई एक डोनर है उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं ओवम को, और उसके जो है किसी दूसरी महिला को फैलोपियन ट्यूब में जो है हम डालते हैं, जो कि यहाँ पर बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको गिफ्ट बोलते हैं। जी हाँ, GIFT बोलते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए ZIFT क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि ZIFT यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ ईयरली एम्ब्रॉयज विथ अप टू द 8 ब्लास्टोमेर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि 8 ब्लास्टोमेरस तक के शुद्ध शुरुआती भ्रूणों को मादा की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने की विधि को JIFT बोलते हैं। और देखिए IVF क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। तो क्या होता है, ज्वाइनिंग ऑफ ए विमेंस एग एंड ए मेंस स्पर्म इन लेबोरेटरी डिश, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो देखिए इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि फर्टिलाइजेंस मीन्स द स्पर्म हैज़ अटैच टू एंड इंटर द एग। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना, यानी कि इसमें जो है
फर्टिलाइजेशन जो है बाहर, शरीर के बाहर किया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है कि यानी कि प्रयोगशाला डिश में एक महिला के अंडे और एक पुरुष के शुक्राणु को मिलाने की प्रक्रिया है। इन विट्रो का अर्थ है शरीर के बाहर, निषेचन का अर्थ है शुक्राणु अंडे से जुड़ गया है और इसमें प्रवेश कर गया है। तो ये सब कुल मिलाकर अंतर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए फोटोकेमिकल स्मोक के सामान्य उदाहरण कौन सा है, यानी कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक्स आर। तो देखिए फोटोकेमिकल स्मोक के आर ऑल एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, उसके बाद पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है, लेकिन यहाँ पर मेथेन नहीं है। यानी कि द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक्स आर ऑल एक्सेप्ट मेथेन। तो यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी है, जबकि मेथेन यहाँ पर फोटोकेमिकल स्मोक के उदाहरण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रोग यौन संचारित रोग है। तो देखिए कौन यौन संचारित, दैट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें से है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि हेपेटाइटिस बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जबकि यहाँ पर मलेरिया और फाइलेरिया परजीवी के कारण होने वाला रोग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया और फाइलेरिया, जबकि हेपेटाइटिस बी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट इज ए यौन संचारित रोग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कोण की इकाई क्या है, दैट इज ए यूनिट ऑफ ए सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यहाँ पर यूनिट क्या है, तो अस्टेरेडियन है। तो कोण का देखिए रेडियन होता है और यहाँ पर सॉलिड कोण का यहाँ पर जो है यानी कि ठोस कोण का अस्टेरेडियन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार कोला में आमतौर पर मौजूद कृत्रिम स्वीटनर क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर पूछा जा रहा है, जो कि जनरली प्रेजेंट होता है डाइट कोलस में। तो आहार कोला में जो आमतौर पर जो कृत्रिम स्वीटनर मौजूद होता है वो होता है एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए एस्पार्टेम क्या है, तो एक कृत्रिम स्वीटनर है जिसका उपयोग 1980 के दशक से विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों में व्यापक रूप से किया जाता है, जिसमें आहार, पेय, च्युइंगम, जिलेटिन, आइसक्रीम, डेयरी उत्पाद जैसे दही, नाश्ता, अनाज, टूथपेस्ट और खांसी की बूंदें और चबाने युक्त दवाएं शामिल है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक अवधारणा का आभासी परीक्षण क्या कहलाता है, यानी कि दैट इज अ वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं इन सिलिको मेथड। जी हाँ, इन सिलिको विधि इसको बोलते हैं, यानी कि वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इज नोन एज इन सिलिको मेथड। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू गैस में मौजूद वह रसायन क्या है जिसके कारण आंसू आते हैं, यानी कि केमिकल प्रेजेंट इन द टीयर गैस। तो देखिए टीयर गैस आपने देखा होगा कि कुछ थोड़ा सा यहाँ पर दंगा हो जाता है, तो टीयर गैस का उपयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है भीड़ को कम करने के लिए। तो टीयर गैस में क्या मौजूद होता है जिसके कारण आंसू आते हैं, तो दोस्तों उसमें होते हैं क्लोरोएसिटोफिनोन होते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन होते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसका केमिकल फार्मूला है C8H7ClO। जी हाँ, C8H7ClO होता है, जिसको क्लोरोएसिटोफिनोन बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड चंद्रयान 3 में प्रणोदन मॉड्यूल का हिस्सा था, दैट इज ए पेलोड वाज द पार्ट ऑफ द प्रोपल्सन मॉड्यूल इन द चंद्रयान 3। जी हाँ, चंद्रयान 3 भारत का सक्सेसफुल मिशन रहा। तो यहाँ पे जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे हमने लैंड करवाया 23 अगस्त के दिन। जी हाँ, 23 अगस्त के दिन हम लोगों ने लैंड करवाया। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि पेलोड जो कि चंद्रयान 3 का था, तो इसका जो नाम था वो क्या था, तो यहाँ पर दोस्तों इसका नाम था सेप नाम था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें देखिए रोवर
प्रज्ञान था, लैंडर था विक्रम, रोवर प्रज्ञान, लैंडर विक्रम था। और इसमें देखिए चंद्रयान 3 कैरिड ओनली एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। इसका फुल फॉर्म है सेप का, जो कि एक्सपेरिमेंटल पेलोड टू लुक बैक एट द अर्थ एंड स्टडी द सिग्नेचर दैट मेक इट द हैबिटेबल सो एज टू आइडेंटिफाई हैबिटेबल एक्सो प्लानट। तो यानी कि वहाँ पर जो है रहने की जगह के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पता लगाने के लिए सेप पेलोड यहाँ पर लगाया गया था। तो इस तरह से स्टार सेंसर भी लगाया था, IMA कोन यहाँ पर था, सोलर पैनल यहाँ पर देखिए लगाया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर ध्यान रख सकते हैं कि सेप पेलोड यहाँ पर था। उसका देखिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन था? देखिए मिथाइल आइसो साइनेट था। साइनाइड यहाँ पर कभी कभी लिखा होता है, तो मिथाइल आइसो जो है साइनेट यहाँ पर था, जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 के रात में जो है एक घटना घटी थी। बहुत ही भयानक जो है यहाँ पर त्रासदी थी। तो 1984 का भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसो साइनेट के कारण हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए चुंबकीय प्रवाह की SI इकाई क्या है? दैट इज ए SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। जी हाँ, वेबर होती है। तो करेक्ट उत्तर इसका तो ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको टेस्ला भी बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला भी बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रा के निम्नलिखित भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ, दैट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ के अनुसार इसको जो है सजाना है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो किस तरह से आप लोग इसको सजाएंगे, तो देखिए सबसे यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम होगा यहाँ पर परावैंगनी का, फिर दृश्य सीमा का, फिर यहाँ पर अवरक्त का, और फिर यहाँ पर माइक्रोवेव का। यानी कि C या BD इसका सही उत्तर होगा, यानी कि D इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इस जो है स्पेक्ट्रा को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा ए आपको वेवलेंथ है, ठीक है, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए वेवलेंथ के यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में, तो इस तरह से इधर जाएंगे तो बढ़ते क्रम हो गया। तो देखिए यहाँ पर गामा रे, उसके बाद देखिए एक्स रे, उसके बाद देखिए अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। इसका जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको गामा रे की देखने को मिलती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस है। अब देखिए कोविड-19 के खिलाफ टीका कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए 2 टीके भारत के द्वारा यहाँ पर बहुत ही उपयोग में लिया गया था कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। एक था कोवैक्सीन और दूसरा था कोविशील्ड। तो देखिए कोवैक्सीन को बनाया था, हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी भारत बायोटेक, और इसको हेल्प किया था ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो भारत बायोटेक इसका सही उत्तर होगा। ये आपको हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जबकि कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, जबकि कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट उत्तर इसका C सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक विधि का पता लगाना है जिसमें ज्ञात तथ्यों के विशिष्ट अवलोकनों और विश्लेषणों से अंतिम निष्कर्ष और सामान्यीकरण निकाले जाते हैं। यानी कि साइंटिफिक मेथड इन विच फाइनल कंक्लूजन्स एंड द जनरलाइजेशंस आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ नोन फैक्ट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। जी हाँ, आगमनात्मक विधि इसको बोलते हैं। करेक्ट उत्तर इसका ए है। उसका देखिए सूक्ष्म जीवी वृद्धि के कारण भोजन को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों में सीमित मात्रा में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? यानी कि द केमिकल यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी इन फूड टू प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ द फूड ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, करेक्ट उत्तर इसका C होगा, सोडियम बेंजोएट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए जीवित जीवों के बीच परस्पर क्रिया जहाँ एक प्रभावित होता है और दूसरा ना तो लाभान्वित होता है और न ही प्रभावित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस जो विधि को, यानी कि ये जो आपको इंट्रैक्शंस है उसको
अमेंसलिज्म बोलते हैं, अमेंसलिज्म इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। जी हाँ, जिसमें एक तो प्रभावित होता है और दूसरा को न लाभ पहुंचता है और ना ही वो प्रभावित होता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अलग अलग यहाँ पर जो है रिलेशंस है। तो देखिए सिम्बायोसिस क्या होता है, तो इंट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय टू और मोर स्पीसीज लिविंग पर्पसफुली इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। उसके बाद देखिए म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं, तो सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन है वेयर बोथ और ऑल इंडिविजुअल बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। तो देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप यही होता है कि दोनों को यहाँ पर फायदा होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए कमेंसलिज्म क्या होता है, तो इंट्रैक्शन है जिसमें वन इंडिविजुअल बेनिफिट वाइल अदर इज नाइदर हेल्प नॉर हार्म। जिसमें देखिए एक का यहाँ पर बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई फायदा और घाटा नहीं होता है। उसके देखिए पैरासिटिज्म क्या होता है, तो व्हेन वन इंडिविजुअल द पैरासाइट बेनिफिट फ्रॉम द अदर अनदर इंडिविजुअल द होस्ट वाइल हार्मिंग द होस्ट इन द प्रोसेस। पैरासाइट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कमेंसलिज्म में कि एक बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ता, वो उसको ना फायदा ना घाटा। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जो परजीवी होता है उसको तो यहाँ पर फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान जरूर हो रहा है। उसका देखिए अमेंसलिज्म क्या होता है, बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस वेयर वन स्पीसीज काउजेस हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट टू इटसेल्फ। दूसरों को तो हानि पहुंचा रहा है लेकिन इसको कोई एक जो है फायदा नहीं हो रहा है अपने को। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, जिसमें साइंटिफिक थ्योरीज है और उसको किस बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो जी हाँ, किस बारे में एक्सप्लेन कर रहा है तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी है वो किस बारे में यहाँ पर बात करता है, तो किस बारे में बात करता है, तो फोटोन एंड क्वांटा के बारे में। यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फोटोन और क्वांटा के बारे में, यानी कि ए का हो गया यहाँ पर चौथा। उसके देखिए वोर मॉडल, तो वोर मॉडल जो है किस बारे में बात करता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिजाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि बी का थ्री यहाँ पर है। डी ब्रोगली इक्वेशंस क्या है, तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सी का दूसरा हो गया और यहाँ पर डी का फर्स्ट हो गया। दैट इज अ स्क्रॉन्डियर वेव इक्वेशंस क्या है, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जरूर करेक्ट उत्तर इसका थर्ड होगा A4 B3 C2 और D1। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता जो है हानि के कारण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए काउज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो देखिए यहाँ पर हैबिटेट लॉस एंड द फ्रेगमेंटेशंस होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस भी होगा और एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी होगा, लेकिन को इवोल्यूशन इसका सही उत्तर होगा। ये जो है कारण नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी मैच करना है। तो देखिए जो यहाँ पर कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, चाहे किसी भी आइसोटोप्स हो, उसको जो है हम लोग किस तरह के ट्रीटमेंट में यूज़ में लाते हैं। तो देखिए कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उसको जो है यूज़ क्या है, तो यहाँ पर कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उसका यूज़ हम लाते हैं कैलकुलेशंस ऑफ द एज ऑफ द अर्थ। दैट इज़ ए का यहाँ पर दूसरा सही होगा। उसका देखिए कोबाल्ट का यूज़, हम लोग कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो कोबाल्ट का कैंसर में, आयोडीन का ग्वाइटर में और यहाँ पर यूरेनियम का फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो देखिए डी का 4 अगर सिर्फ पता होगा कि यूरेनियम का नाभिकीय रिएक्टर के फ्यूल के रूप में करते हैं तो यहाँ पर आंसर चौथा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कार्बन का जो है यहाँ पर पृथ्वी का एज पता लगाने में, कोबाल्ट का ट्रीटमेंट कैंसर का करने में, आयोडीन का घेघा रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री सेल्सियस का मान आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल सा फार्मूला है F-32 डिवाइडेड बाई यहाँ पर करना है 9 और यहाँ पर C-0/5। तो देखिए C का वैल्यू यहाँ पर 40 रखिएगा और इसको कैलकुलेट करिएगा तो F का इसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जी हाँ, F-32 डिवाइडेड बाई 9 इजकल टू C-0 डिवाइडेड बाई 5। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करके देखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।